नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 तारीख से 15 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में होने वाली है दोस्तों। इस बार इमेज भी ऐड किया गया है और डिटेल्स भी ऐड किया गया है, तो बहुत ही केयरफुली आपको देखते चलना है। बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में। लगातार मैं सुधार करते जा रहा हूँ, लगातार कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बनाते जा रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है हमारे साथ। मैं जो जो कंटेंट दूँ उसको आप लोग बस फॉलो करते चलो। आपका करंट अफेयर का एक सा भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, कहीं से भी बाहर से नहीं आने वाला है। सभी बच्चे सभी एग्जाम दे करके आते हैं और बताते हैं 100% क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। बस आपको भी हमारे साथ रेगुलर होना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे पेड कंटेंट है इस पर, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है तो आज डिस्काउंट भी दिया गया है, तो आप इस डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हो। आज आप ई बुक्स हो या कोर्सेज हो या मॉक टेस्ट हो, हमारे इन सब पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। आपको जाना है एमजेटी ऐप पर, कूपन कोड यूज करना है गांधी50। याद रखिएगा, सिर्फ आज के लिए है ये गांधी50। एमजेटी ऐप पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको एमजेटी ऐप मिल जाएगा। चलिए, तो बाकी चीज़ें पीडीएफ वगैरह भी आपको यहीं पर मिलने वाली हैं, ऐप पर ही। टेलीग्राम पर भी भिजवा दी जाएंगे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की ये सीरीज। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। इस बार भी 15 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, जब भी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के बारे में बात आए या लोकतंत्र दिवस के बारे में बात आए तो आपको याद रखना चाहिए लोकतंत्र सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है। तो लोकतंत्र सूचकांक में दोस्तों भारत की स्थिति है 53वें। कौन सी स्थान है? भारत है 53वें स्थान पर, 53rd पोजीशन पर है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक में। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है नॉर्वे। यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए। शुरुआत हुई इस दिवस को मनाए जाने की 2008 से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा, हालांकि घोषणा 2007 में कर दी गई थी। इस बार की थीम है स्ट्रेंथेनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही पूरा डिटेल्स के साथ होने वाली है ये वीडियो, आपको एंड तक देखते चलना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से दोस्तों 2 बैंकें सम्मानित की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो है पंजाब नेशनल बैंक और दूसरी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी पीएनबी और यूबीआई। ये दोनों बैंकों को अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है, ठीक है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से। यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी दे रहे हैं पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार कब दिया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों 14 सितंबर को दिया गया, यानी हिंदी दिवस के अवसर पर दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, आप सब जानते हो राजभाषा हमारी हिंदी है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया है। दिया किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अच्छा, पीएनबी जो है ये चौथी बार लगातार टॉप पर रहा है, प्रथम पुरस्कार इसे मिला है। पीएनबी और यूबीआई दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लीजिए। स्टैटिक पॉइंट, जैसे 1894 में स्थापित हुई थी पीएनबी, ये भारत की पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक थी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और लाला लाजपत राय और उनकी टीम ने मिलकर के इसे स्थापित किया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, सीईओ है मल्लिका अर्जुन राव। यूबीआई के बारे में बात करें तो 1919 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और राज किरण रॉय जो हैं वो हैं इसके सीईओ। ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं, ठीक है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल है 12। सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है एसबीआई। सेकंड पर है इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी कह सकते हैं, और थर्ड पर है पीएनबी और चौथे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बीओबी। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। ये कौन से यूपीआई ने ऐसा किया है? तो दोस्तों ये किया है पेटीएम ने। पेटीएम ने क्या किया? पेटीएम कंपनी आप जानते ही हो। पेटीएम ने क्या किया? इसने यूपीआई बेस्ड एक फास्टैग सर्विस शुरू की है, मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। यानी अब मेट्रोज वगैरह में भी पार्किंग अगर किसी को करनी है तो वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करके पार्किंग कर सकेगा, ठीक है। अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकेगा मेट्रो स्टेशन पर, उसको यूपीआई करना होगा, वहाँ पर क्यूआर कोड्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है। तो ये शुरू किया है पेटीएम ने।
अब पेटीएम दोस्तों याद रखिएगा फास्टैग के मामले में सबसे ज़्यादा जारी करता है ये, ठीक है, यानी फास्टैग जारी करने वाली सबसे ज़्यादा जारी करने वाली ये कंपनी है पेटीएम। पेटीएम के बारे में अगर बात करें तो विजय शेखर शर्मा जी दोस्तों इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं, ठीक है। तो पेटीएम के अगर सीईओ पूछा जाए तो आप विजय शेखर शर्मा बताएंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो आप सतीश कुमार गुप्ता बताएंगे। 2010 में यह स्थापित हुई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पेटीएम का। तो अभी हाल ही में दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ये फास्टैग मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो ये दोस्तों दिया गया भानुमति घीवाला को। किसे? भानुमति घीवाला को। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है भानुमति घीवाला। एक्चुअली में दोस्तों ये एक नर्स हैं और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी भी नर्स ही थी, तो उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है और इनको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कोरोना के टाइम पर दोस्तों इन्होंने बहुत सी महिलाओं की मदद की थी। कोविड-19 के टाइम जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी, हेल्प की थी डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। तो इस वजह से इनको दिया जा रहा है और इनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दिया जा रहा है। INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये शुरुआत किया गया था 1907 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्पेस एक्स ने अपना पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। स्पेस एक्स तो आप जानते ही हो, एलन मस्क वाली कंपनी, तो इसने अपना पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों खास बात यह है कि ये जो भी हैं ये नॉन एक्सपर्ट हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये कोई एस्ट्रोनॉट रहे हों। अभी तक जो भी मिशन हुए वो सभी एस्ट्रोनॉट वगैरह को भेजा करते थे, यानी ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो इस फील्ड से जुड़े होते थे। लेकिन स्पेस एक्स ने क्या किया, जैसे कि हर बार वो चौंकाता है सबको, इस बार भी चौंकाया। जो आम नागरिक हैं उनको महज 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे करके इनको भेज दिया अंतरिक्ष में। ये सभी आम नागरिक हैं। आम नागरिक बोले तो बिलियनियर हैं या कोई बिजनेस से संबंधित है, अपना अपना कर रहा है, ठीक है। कोई एस्ट्रोनॉट इसमें नहीं है प्रोफेशनल, ठीक है। तो ऐसा करने वाला पहला कंपनी बन गया स्पेस एक्स। इसने जो मिशन लॉन्च किया उस मिशन का नाम है इंस्पिरेशन 4। याद रखना है मिशन का नाम इंस्पिरेशन 4। ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए गए थे इनका नाम था इसाक मैन, हेली आर्केनो और सान प्रॉक्टर और क्रिस सेम्ब्रोस्की। क्लियर? स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क। इस टाइम पर आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये दुनिया के नंबर 1 बन गए हैं अमीर, ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर ये बन चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये आज की बात है, लगातार ये दोनों चेंज होते रहते हैं। ये एलन मस्क और जेफ बेजोस ये ऊपर नीचे हुआ करते रहते हैं। तो आप लोग जब भी एग्जाम देने जाना तो उस दिन देख करके जाना। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही करीब में ही आसपास नहीं है, लगातार चेंज हुआ करता रहता है मामला। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित करने की घोषणा किया? तो भारत दोस्तों नवंबर 2021 में घोषणा किया है कि वो नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये नवंबर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन पहली बार होगा जब इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है, इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। 19 और 20 नवंबर को आयोजित होगा। नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार में ये आयोजित होगा। ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा आयोजित कराया जाएगा, इसका मेजबानी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किसने चालू किया? तो भारत का पहला संयंत्र चालू किया है दोस्तों टाटा स्टील ने, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया करेगा। तो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये संयंत्र जमशेदपुर वर्क्स में ये शुरू किया गया है। ये प्रतिदिन मैक्सिमम 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा या कहीं कैप्चर करेगा वायुमंडल से, ठीक है। तो एक प्रकार से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी। ओके, तो ये टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया है। ऐसा करने वाली ये पहली स्टील कंपनी बन गई है दुनिया की। अगला, ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों जो कि बीजिंग 2022 में होना है, ये किस आधिकारिक मोटो के साथ लॉन्च हुआ? यानी अभी कौन सा आधिकारिक मोटो इसने लॉन्च किया? तो इसने दोस्तों अभी हाल ही में अपना ऑफिशियल मोटो जारी कर दिया है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्या? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। शीतकालीन यानी कि क्या है, विंटर ओलंपिक और विंटर पैरालंपिक, ये दोनों बीजिंग में होने वाले हैं, 2022 में होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसने मस्कट तो अपना जारी किया ही था पहले से ही, लेकिन इसने अब जारी कर दिया है अपना मोटो भी। ठीक है, तो मस्कट तो ये दोनों आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर एक है जो दोस्तों बिंग ड्वेन ड्वेन, ये जो पहला वाला दिख रहा है ना, ये है बिंग ड्वेन ड्वेन, और ये दूसरा है, ये पैरालंपिक के लिए है। पैरालंपिक के लिए है, ये सुए रियोन रियोन है। ठीक है, क्या सुए रियोन रियोन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैंने, बिंग ड्वेन ड्वेन और पैरालंपिक के लिए सुए रियोन रियोन। ठीक है, ऑफिशियल जो मोटो जारी हुआ है ये है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ओलंपिक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, ओलंपिक और पैरालंपिक पर, ये दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बनने ही बनने हैं, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन अगर बन गए किसी भी एग्जाम में, तो समझ लो आप बहुत ही फायदा है। तो ये केवल 2 वीडियो आपको देखनी है, ओलंपिक और पैरालंपिक की। ठीक है, चलिए, तो अभी जो पिछला हुआ था शीतकालीन, ये भी पता होना चाहिए, अगला शीतकालीन पता होना चाहिए। पिछला वाला प्योंगचोंग दक्षिण कोरिया में हुआ था, अगला हुआ था मिलान कोर्टिना इटली में, अगला होगा 2026 में। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें मैं क्यों दे रहा हूँ, ये डिटेल्स आप लोग के लिए, आप लोग की डिमांड पर, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सके। जैसे मैं डेली करंट अफेयर में आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ डिटेल में, तो वैसे ही मंथली करंट अफेयर में भी डिटेल में इमेज के साथ पढ़ाने के लिए और डिटेल्स के साथ लाने के लिए इतनी मेहनत के साथ आपके सामने पीपीटी लाई गई है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग लाइक और शेयर करते रहोगे ना, तो आपके रिस्पांस के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए मैं भी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हुआ करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर आप जब पढ़ाते हो मंथली करंट अफेयर वीडियो, तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हो जितना डेली करंट अफेयर में बताते हो। ठीक है, तो इससे कम ही चीज़ें मिल पाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, अब से और ज़्यादा डिटेल आपको बताया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको आसपास के भी कवर कराए जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, इमेज भी लाया गया है जिससे कि आप लोग का अच्छे से तैयार भी हो सके। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, आपको बस बदले में यही 2 काम करने हैं, लाइक और शेयर। बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए, आपका करंट अफेयर कहीं से बाहर से नहीं आने वाला। अगला, सितंबर 2021 से वर्ल्ड बैंक ने किस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये जो 2021 में निकलता था, सितंबर में निकलने वाला था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स या कहें कि रैंकिंग, तो ये अब वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है कि अब हम नहीं निकालेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कारण क्या है? कारण ये है कि इस पर आरोप लगे हैं कि ये चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना को ये ज़्यादा प्रेफर करता है, उसको दिखाता है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, और इससे उसका फ़ायदा होता है चाइना में, बदले में चाइना का फ़ायदा होता है। कारण ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वो टॉप पर है, तो मतलब वहाँ पर अगर बिजनेस किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये रैंकिंग यही तो बताती है कि कौन सा देश, जैसे इस रैंकिंग में बताया गया कि कौन सा देश कितना अच्छा है, कितना सुटेबल है बिजनेस के लिए। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे वो अपनी इंडस्ट्री वगैरह उस देश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उस देश में स्थापित करने को। भाई वहाँ पर जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को रैंकिंग में ही नहीं रखा जाएगा, तो फिर क्या होगा, लोग बिजनेसमैन वहाँ थोड़ी ना जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने, अपनी कंपनी स्थापित करने। तो इसका अभी तक फायदा उठा रहा था चीन जो है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग बढ़वाया करता था और बदले में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ा करते थे। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, वर्ल्ड बैंक पर आरोप वगैरह लगे, तो ये प्रेशर में आकर के कह रहा है कि अब हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, 1944 में वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ, डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर याद रखना है अंशुला कांत हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, देखिए ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। झुम्पा लाहिड़ी दोस्तों एक जानी मानी राइटर हैं, बहुत सारी पुस्तकें ऑलरेडी लिख चुकी हैं। ये देखिए इमेज, इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी थी वेयर अबाउट्स, इनकी ही पुस्तक है वेयर अबाउट्स, तब की ये इमेज है। ठीक है, ये इनका नॉवेल था। तो इन्होंने अभी हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नाम की भी पुस्तक लिखी है। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें आई हुई हैं, जैसे इनकी एक पुस्तक थी द नेम सेक, इनका ये पहला उपन्यास था और इस पर एक मूवी भी बनी थी आगे चल करके। इनका एक था दोस्तों इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, इनके लिए इनको सन 2000 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। ये सभी झुम्पा लाहिड़ी ने ही लिखा था। ठीक है, तो अभी इनको जो पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित व्यक्ति हैं, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर इनकी नई पुस्तक आई हुई है। अगला, हाल ही में प्रगति नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो
तो प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने लॉन्च किया है प्रगति नाम का मोबाइल ऐप। यहाँ पर देखिए इमेज, प्रगति जो है ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स के यूज के लिए लॉन्च किया गया है। यानी जो इसके LIC के जो ऑफिसर होंगे, जो विकास अधिकारी होंगे, जो LIC में काम करते हैं, उनको उनकी सुविधाओं के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है प्रगति। ठीक है, LIC के बारे में बात करें तो 1956 में स्थापित हुई, ये मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, अध्यक्ष हैं MR कुमार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 कहाँ शुरू होगा या कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित हुआ, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में ये आयोजित हुआ। देखिए एक्स सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। 15वां इस बार का संस्करण था और 20 सितंबर को ये आयोजित हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्लियर। देखिए 2019 में नेपाल में हुआ था, 2020 वाला रद्द कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 और अब 2021 वाला ये हो रहा है। ठीक है, तो 15वां इस बार का संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इससे पहले कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू को दोस्तों पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो 2 इस्तीफे हो गए। ठीक है, कांग्रेस से। नए मुख्यमंत्री बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। ऐसे ही गुजरात में भी अभी दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी दोस्तों आपको पता होगा कि नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। ये सभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी यही है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनके साथ साथ में सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा को पंजाब का नया डिप्टी CM भी बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के सिरार खोंग मिर्च और तामेल लौंग संतरा को GI टैग मिला? तो अभी हाल ही में मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तामेल लौंग संतरा को GI टैग मिला है। इमेज देख लीजिए, ये सिरारा खोंग मिर्च है और ये है तामेल लौंग संतरा, इन दोनों को GI टैग मिला है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के उत्पाद है। भारत का पहला उत्पाद दोस्तों दार्जिलिंग की चाय है, जब इसे मिला था GI टैग 2004 में, सबसे पहला प्रोडक्ट यही बना था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए दोस्तों एक्ट लाया गया था 1999 में। ये एक्ट पूरी तरीके से लागू हुआ 2003 में और 2004 में पहला उत्पाद बना दार्जिलिंग की चाय, जिसको ये दिया गया। वीडियो आप देखते जाइए, अभी मैं आपको कई प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको GI टैग मिला है, जैसे नागा कुकुम्बर को मिला है। ठीक है, अभी सोजत मेहंदी को मिला है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे अभी आपको मिलेंगे प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई? तो ये बनाई है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। साउथ कोरिया ने एक ऐसी स्किन बनाई है, आर्टिफिशियल स्किन बनाई है, जो गिरगिट की तरह कलर वगैरह चेंज कर लेती है। देखिए इमेज यहाँ पर RGB आपको दिख रहा है। तो एक ऐसी त्वचा इसने बना दी है, विकसित की है, जो गिरगिट की तरह अपना कलर चेंज करती है, जैसे जैसे वातावरण में जाती है वैसे वैसे। ये बहुत ही बड़ा एक रिसर्च है, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया, प्रोफेसर सेयुंग हुआंग के द्वारा इनकी टीम ने बनाया है। क्लियर। अगला, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा किसे वर्ष 2021 का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला? तो फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला है द वायर को। द वायर दोस्तों एक न्यूज एजेंसी है, तो इसके अभी जो अध्यक्ष हैं इनको दिया गया है ये अवार्ड, फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा। 1996 से ये दिया जाना शुरू हुआ है और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है पत्रकारिता में, यानी जर्नलिज्म में और समाचार न्यूज एक्सेस में नए नए इनोवेशंस के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों शिवानी मीणा। शिवानी मीणा जो आपको ए ऑप्शन में दिख रही हैं, ठीक है, ये भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। ये एक्चुअली में CIL में बनी है। CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, CIL की एक फर्म है। CIL एक महारत्न कंपनी है, उसी की एक सब यूनिट है, कह सकते हैं हम लोग, एक सब यूनिट है CCL। तो उसी CCL में ये नियुक्त की गई हैं महिला उत्खनन इंजीनियर के रूप में शिवानी मीणा। तो ये बन गई हैं भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर। क्लियर, ये राजप्पा परियोजना पर काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को।
21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही एक मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस, ये भी मनाया जाता है, अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसी दिन को। फिलहाल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में बात करेंगे तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 1981 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। इसकी थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों आर राजा ऋत्विक। कौन? आर राजा ऋत्विक, इनका पूरा नाम है आर राजा ऋत्विक का। ये 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इमेज में देख लीजिए, यही है आर राजा ऋत्विक। अभी हाल ही में इन्होंने विजय हासिल की है और बुडापेस्ट में, और ये बन गए हैं ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अच्छा अभी रिसेंटली कौन कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं? जैसे दोस्तों अभी 68वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने थे अर्जुन कल्याण, 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे डी गुकेश। क्या बताएंगे? डी गुकेश, ये भारत के सबसे हैं युवा ग्रैंड मास्टर। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारतीय नाम आपको दिख रहा है ये, तो ये अमेरिका के हुए। तो ये ऐसे 70 हो गए हैं ग्रैंड मास्टर, भारत के शतरंज से संबंधित होते हैं ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों अभी हाल ही में हरमिलन कौर बैन्स ने। किसने? हरमिलन कौर बैन्स। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है हरमिलन कौर बैन्स, ये बनाई है एक नया रिकॉर्ड। इन्होंने दोस्तों 4 मिनट 5 सेकंड और 39 मिली सेकंड में 1500 मीटर रेस को कंप्लीट किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हनमकोंडा तेलंगाना में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बुसान में जो रिकॉर्ड बना था सुनीता रानी का, उनका रिकॉर्ड इन्होंने अब तोड़ दिया है, 19 साल पुराना रिकॉर्ड था वो। अगला, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक ने दोस्तों एक प्रोग्राम शुरू किया है, फिनो मतलब फिकर नॉट। तो ये कैंपेन का ये प्रचार करेंगे पंकज त्रिपाठी, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो 2006 में यह स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। अगला, हाल ही में सिक्किम ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया? तो सिक्किम ने दोस्तों अभी कैटली मछली को, कैटली फिश को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है। ये सिक्किम की राजकीय मछली होगी कैटली मछली, जो आपको दिख रही है इमेज में। इसका असली नाम दोस्तों कूपर महासीर है, लेकिन स्थानीय रूप से वहां पर कैटली फिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, नियोलिचसोइटियस हेक्सागोनोलिपिस, ये है इसका रासायनिक नाम, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना? तो 9वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों ईरान। SCO का, SCO आप जानते हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका 9वां सदस्य ये बन गया है। 8 सदस्य मैंने आपको याद करवाया था ना, 9वां सदस्य बन गया है ईरान भी। ठीक है, अभी ये घोषणा हुई दोस्तों तजाकिस्तान में, क्योंकि तजाकिस्तान ही इस बार मेजबानी कर रहा है। तजाकिस्तान के दुशांबे में SCO के नेताओं की बैठक थी, मीटिंग थी। ठीक है, 21वां शिखर सम्मेलन था इसका, तो वहीं पर ये घोषणा किया गया। ओके, संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें, 2001 में स्थापित हुआ था, बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है, अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नोवरोव। कौन है? व्लादिमीर नोवरोव, ये इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, मैंने आपको सदस्य देशों के लिए याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई हुई थी। ट्रिक क्या थी? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। अब ईरान जुड़ गया है तो यहाँ पर ईरानी जोड़ दे रहा हूँ मैं, वरना अभी तक पाकिस्तान का ताऊ था, लेकिन अब भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए, भारत से भारत, की से किर्गिस्तान, रूस से रूसिया, ची से चाइना, पाकिस्तान से पाकिस्तान, का से कजाकिस्तान, ईरान से ईरानी। ठीक है, ताऊ में देखिए ता से तजाकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से 9 सदस्य देश आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को लाइक कर दिया करो, जब ऐसी चीजें मिला करे, और लाइक नहीं किए हो तो तब तो लाइक कर ही देना चाहिए आपको। अगला, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत है 46वें स्थान पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को दोस्तों जारी किया है WIPO ने, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन, थर्ड पर है अमेरिका और 46वें स्थान पर है भारत। पिछली बार से 2 पायदान ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, दुनिया भर के 132 देशों की ये लिस्ट थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI का तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसने जारी किया?
तो इसे जारी किया है दोस्तों मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया जी ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है, ये तीसरा इस बार का है, FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया है ये रैंकिंग, ये रिपोर्ट। इसमें बताया गया है दोस्तों कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितना प्रदर्शन कर रहा है खाद्य की सुरक्षा को लेकर के। इसमें बड़े राज्यों की अलग लिस्ट निकाली गई है, जिसमें देखा गया है कि 1 मिलियन प्लस आबादी वाले कौन कौन से राज्य हैं उसको रखा गया है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में 1 मिलियन की नीचे वाली आबादी वालों को रखा गया है। तो बड़े राज्यों में टॉप पर गुजरात है, सेकंड पर है केरल, थर्ड पर है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में फर्स्ट पर गोवा है, सेकंड पर मेघालय, थर्ड पर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो फर्स्ट पर जम्मू कश्मीर, सेकंड पर अंडमान निकोबार और थर्ड पर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो भारत और इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में दोस्तों समुद्र शक्ति में भाग लिया है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ये इस बार का तीसरा संस्करण है, थर्ड एडिशन है। 2018 से ये आयोजित हो रहा है। तो देखिए ये तीसरा संस्करण है, 20 से 22 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ, जकार्ता में आयोजित हुआ है ये इंडोनेशिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस सम्मेलन का अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया है अभी हाल ही में HE सादिक को। HE सादिक इनका पूरा नाम है, HE सादिक M मराफी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है सादिक M मराफी। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है 65वें सत्र के लिए। ये वर्तमान में ऑस्ट्रिया में है, कुवैत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो ये 1957 में स्थापित हुआ था, वियना में हेडक्वार्टर्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों आयोजित हुआ लद्दाख में। लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण हुआ 24 से 28 सितंबर के बीच में, ठीक है। ये लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित हुआ। देखिए दोस्तों, जो हिमालयी फिल्म आते हैं यानी हिमालयी इलाकों में, जैसे हिमालयी इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, उत्तराखंड ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह हो गया। इन एरियाज़ में, इन सेक्टर में दोस्तों जो राज्यों की जो फिल्में बनती हैं उन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराया जा रहा है, ठीक है। तो जिससे वहाँ के फिल्मों को भी बढ़ावा मिल सके। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये भी एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रिक पार्क किस राज्य द्वारा स्थापित किया जाने की घोषणा हुआ? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्या? इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। ये ईडा जो है ये इसकी एक परियोजना है, उसी के तहत उसी के साथ में ये स्थापित किए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा का फुल फॉर्म होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक पार्क को स्थापित करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्क क्या होगा? इसमें दोस्तों जैसे कि आप समझ लो कि एक प्रकार का एक एरिया ऐसे डिसाइड कर दिया गया, एक फिक्स कर दिया गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो कंपनियाँ होंगी या छोटे छोटे दुकानदार होंगे, ये सभी लोग जा करके अपना दुकान वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। किसी को कोई काम होगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर तो बनवाने से लेकर के नई चीज़ें खरीदने तक ये जा करके यहाँ पर ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रयागराज के बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊँ तो जैसे एक वहाँ पर सिविल लाइन में है इंदिरा भवन। इंदिरा भवन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के आप इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी ईयरफोन से लेकर के लैपटॉप, टीवी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट होता है सब कुछ आपको एक ही बिल्डिंग में मिल जाएगा। तो वो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एक हब है इलेक्ट्रॉनिक का। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक पार्क होगा, एक एरिया होगा, ठीक है। तो ये ईडा प्रोजेक्ट के तहत यूपी के सीएम के द्वारा घोषणा किया गया है। अगला, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी महिला वनडे रैंकिंग में खिलाड़ियों में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों मिताली राज। ये महिला वनडे रैंकिंग में टॉप पर हैं। ये इंडियन वीमेन टीम की दोस्तों कैप्टन भी हैं। इंडियन वीमेन टीम की कैप्टन है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात कि ये केवल वनडे में, ओडीआई में और टेस्ट में कैप्टन है, ठीक है। T20 में कैप्टन दूसरे हैं। कौन है T20 में कैप्टन? हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर इंडिया की कैप्टन है T20 की, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मिताली राज दोस्तों ये राजस्थान की हैं। इसके अलावा दोस्तों किताब तो आ ही चुकी है, लेकिन आई थिंक जब तक आप ऑर्डर करोगे तब तक खत्म भी हो जाएगी, तो इसलिए इसको प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अगली बार जब छपाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। दिसंबर में अब अगला एडिशन आएगा।
मिताली राज जो हैं दोस्तों, ये इमेज में आपको दिख रही हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए आईसीसी वगैरह के बारे में सारी डिटेल आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो सारी डिटेल लेकर के मैं आया हूँ, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी भी जा सकती है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की ऑफिशियल यात्रा की। यहाँ पर इन्होंने क्वाड समिट में हिस्सा भी लिया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इन्होंने संबोधित भी किया, 76वें सत्र को इन्होंने संबोधित भी किया। अमेरिका से द्विपक्षीय वार्ता भी की अमेरिका से। तो ये 3-4 चीज़ें हुई इनकी अमेरिका की यात्रा पर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। तो जो बाइडन से इन्होंने पहली बार मुलाकात भी की है जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में शेख हसीना को। शेख हसीना दोस्तों ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखिए इमेज में, ये हैं शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो इसके द्वारा किसके द्वारा ये दिया गया है? एसडीजी नेटवर्क के द्वारा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, एसडीएसएन के द्वारा। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के लिए यूनेस्को की नियुक्त की गई है, बनाई गई है अकरा एक ऐसी सिटी है दोस्तों, ये विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की गई है यूनेस्को के द्वारा। प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है, इस बार अकरा को घोषित किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? यूनेस्को के जो चीफ हैं आंद्रे अजोले, इन्होंने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है, 1945 में स्थापित हुआ था। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषणा की गई थी अभी हाल फिलहाल में, और इसमें भारत के 40 विश्व धरोहर हो चुके हैं। 2 इस बार आए थे, एक धौलावीरा था, एक था रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला। ठीक है, तो इन दोनों को इस बार विश्व धरोहर या कहें कि हेरिटेज साइट में एंट्री मिली है। भारत में टोटल 40 विश्व धरोहर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वायुसेना के दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, नेक्स्ट एयर चीफ ऑफ इंडिया। ओके, तो ये किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं दोस्तों आरकेएस भदौरिया जी की जगह पर, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हुए, और इनकी जगह पर अब आएंगे नए एयर चीफ यानी वायुसेना के अध्यक्ष। वायुसेना के बारे में बात करें तो भारत की वायुसेना दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी। 8 अक्टूबर को इसीलिए वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है। दुनिया की चौथी बड़ी सबसे बड़ी वायुसेना है भारत। ठीक है, अच्छा, दुनिया में चौथी सबसे बड़ी थल सेना भी अपनी है, और लेकिन नौसेना के बारे में अगर बात किया जाए, नेवल के बारे में बात किया जाए, तो 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है भारत की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन या कहें प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया? तो इसे दोस्तों लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, या इसे पीएम डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी कहा जा रहा है। इसके तहत क्या होगा? जैसे आप आधार कार्ड यूज करते हो ना, आधार कार्ड में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल होती है। ऐसे ही आपको दोस्तों अब से एक यूनिक नंबर दिया जाएगा डिजिटल के लिए, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। इससे ये होगा कि आपका वो यूनिक कोड जो होगा वो अगर कहीं पर एंटर किया जाएगा तो आपके स्वास्थ्य के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी। आपको कौन कौन सी बीमारी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, क्या क्या ज़रूरत है, किसके लिए फिट हो, किसके लिए अनफिट हो, कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी हर एक व्यक्ति को दी जाएगी। जैसे आप आधार कार्ड देख रहे हो, आजकल आधार कार्ड सभी के पास होता है। ठीक है, तो आधार कार्ड से इसको भी लिंक कर दिया जाएगा, जैसे पैन कार्ड को लिंक किया गया था। तो ये 27 सितंबर को घोषणा की गई है। ठीक है, अगला, हाल ही में चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा नासा ने? तो नासा ने दोस्तों एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है अभी हाल ही में मैथ्यू हैंसन के नाम पर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये थे मैथ्यू हैंसन। इन्हीं के नाम पर चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम रखा गया है। अब इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्तों आर्कटिक के ये खोज करता है। ठीक है, आर्कटिक पर सबसे पहले यही गए थे, 1909 में ये गए थे, ये आर्कटिक पर गए थे और आर्कटिक की खोज इन्होंने की थी। तो इनके नाम पर, इनके सम्मान में अभी जो नासा ने आर्टेमिस मिशन का चर्चा लॉन्च,
नासा ने जो आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में, उसमें इनका नाम दिया गया है। उसके तहत दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसका नाम हैंसन क्रेटर रख दिया गया है। समझ में आई बात? जैसे कि आप देखते हो कि अमेरिका जब भी कोई लॉन्चेस करता है तो किसी न किसी एस्ट्रोनॉट या कोई साइंटिस्ट किसी देश का उसके नाम पर मिशन वगैरह की नाम रख दिया करता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाई.एस. डडवाल का निधन हो गया? वाई.एस. डडवाल ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, फार्मर गवर्नर थे। इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। अच्छा, ये आपको पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं। कारण ये है कि ये आईपीएस भी थे, आईपीएस ऑफिसर भी थे, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे। साथ ही साथ ये बाद में चल करके अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों बने गवर्नर। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे, दिल्ली के 16वें पुलिस कमिश्नर थे। ठीक है, 2010 तक थे, 2007 से 10 तक। इसके बाद दोस्तों ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक भी बने और फिर आगे चल करके इनको अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था। तो फिलहाल इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया? तो अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को दोस्तों अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये 25 सितंबर को पड़ता है। तो 25 सितंबर अंत्योदय दिवस या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही थे। तो इनके सम्मान में, अच्छा एक बात और, इनका निधन दोस्तों मुगल सराय स्टेशन पर हुआ था। मुगल सराय स्टेशन पर इनकी लाश पाई गई थी, वहां पर प्लेटफॉर्म पर पटरी के किनारे। इसी वजह से मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये शुरुआत कब से हुई इनके नाम पर, इनके सम्मान पर दिवस मनाए जाने की? तो 2014 से हुई। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी 25 सितंबर 2014 से, ये घोषित किए जाने के बाद से 25 सितंबर को मनाया जाने लगा। गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना या अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही अंत्योदय का मतलब होता है। ठीक है, तो इनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में गार्डन ब्राउन को, किसे? गार्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है WHO के ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए एम्बेसडर। गार्डन ब्राउन जो है दोस्तों, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही थे। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2009 के टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उस टाइम पर महामंदी चल रही थी। तो महामंदी से उबारा भी इन्होंने था। दूसरी महामंदी से उबारने का श्रेय इनको जाता है। उस टाइम पर G शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी किया था, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन किया था। तो उसमें इन्होंने लोगों से फंड भी इकट्ठा करवाया था, $1 ट्रिलियन में फंड इकट्ठे हुए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर विजय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों अभी हाल ही में कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहिए या विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहिए, कहीं कहीं आपको विजय दिखेगा। देखिए विजय का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पश्चिम बंगाल के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप जानते हो रसोगोल्ला बोला जाता है, विजय बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही, तो यहाँ पर असली नाम तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव है, लेकिन अगर विजय आपको दिखे तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1971 में जो युद्ध हुआ था ना, पाकिस्तानियों को बैठाया गया था घुटनों के बल, 93,000 से ज्यादा लोगों को, तो उसी की याद में, उसी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, क्योंकि 50 साल हो चुके हैं पूरे 1971 के युद्ध के। तो गोल्डन जुबली मनाने के लिए ये सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया 26 से 29 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट ने किसके साथ विलय की घोषणा की है? तो जी एंटरटेनमेंट जो है दोस्तों, इसने सोनी टीवी के साथ विलय की घोषणा कर दी है। अब जी एंटरटेनमेंट और सोनी टीवी ये दोनों हो गए हैं एक। इमेज देख लीजिए, जी टीवी और सोनी टीवी ये दोनों का विलय अब हो रहा है। अब इसमें देखिए 47.07% की हिस्सेदारी तो जी एंटरटेनमेंट की होगी, जबकि सोनी इंडिया की हिस्सेदारी होगी 52.93%। यानी मालिकाना हक जो है वो सोनी इंडिया के पास ही होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। सीईओ नियुक्त किए गए हैं पुनीत गोयनका, जो कि जी एंटरटेनमेंट के सीईओ और एमडी थे, लेकिन अब इनको बना दिया गया है इस संयुक्त इकाई का एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को अगले 5 सालों के लिए। यानी फर्म एक हुई, फिर जो एमडी थे वो वही जी एंटरटेनमेंट वाले नियुक्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य के नागा कुकुम्बर को या कहें नागा खीरा को दिया गया जीआई टैग? तो दोस्तों अभी हाल ही में नागालैंड के नागा कुकुम्बर को या कहें कि नागा खीरा को, नागा खीरा भी आपको देखा जाएगा मिलेगा, ठीक है, कुकुम्बर का मतलब खीरा होता है, तो नागा खीरा को या नागा कुकुम्बर को जीआई टैग दिया गया है। ये देखिए इमेज में, ये नागालैंड का एक मीठा कुकुम्बर होता है, इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग के बारे में मैंने अभी आपको बताया, मणिपुर के 2 को दिया गया और अभी ये देखिए इसके एक प्रोडक्ट को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी एक असम की शराब थी, असम की एक शराब थी जुडीमा शराब, तो जुडीमा शराब को दिया गया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की एक थी सोजत मेहंदी, ठीक है, इसको दिया गया। इन दोनों को भी जीआई टैग अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कहां पर गुलाब नामक चक्रवाती तूफान उठा? तो अभी हाल ही में इस साल का तीसरा चक्रवाती तूफान उठा है बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। इसका नाम है गुलाब, असल में इसका नाम गुलआब है, ठीक है, गुलआब है। पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है और पाकिस्तान ने कहा है गुलाब मत कहिए, गुलआब कहिए। फिलहाल हमारी मर्जी, जो मन करेगा हम लोग वो कहेंगे। गुलाब याद रखना है आप लोग, ठीक है। तौकते नाम का इससे पहले एक बार तूफान आया था, तौकते नाम का, इसको नाम दिया था म्यांमार ने, ठीक है, म्यांमार ने, और ये अरब सागर से उठा हुआ था। कहाँ से? अरब सागर से उठा था। इसके बाद आया था दोस्तों यास नाम का तूफान आया था, इसको नाम दिया था ओमान ने। क्या नाम किसने दिया था? ओमान ने। और ये भी बंगाल की खाड़ी से, वे ऑफ बंगाल से उठा था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से ये भी उठा था। चलिए, इस साल के अभी तक 3 ही तूफान आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है, इमेज भी आपको देख लेना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी इधर पड़ता है अरब सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो फ्यूगो ज्वालामुखी दोस्तों ये पड़ता है ग्वाटेमाला में, तो यहाँ पर हुआ है विस्फोट। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमेज है इसकी, फ्यूगो ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, तो इसमें अभी विस्फोट हुआ है। ये ग्वाटेमाला में दोस्तों जो 3 सक्रिय ज्वालामुखियां हैं उनमें से एक है। ग्वाटेमाला कंट्री अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यहीं पर दोस्तों जहाँ पर आपको पनामा की लेक वगैरह दिखती है ना, पनामा नहर वगैरह, वहीं पर ग्वाटेमाला भी एक छोटा सा देश है, बीच में ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, प्रेसिडेंट है अलेजांद्रो जियामेट्टाई। अगला क्वेश्चन, एशिया मनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन चुनी गई? तो एक बार फिर से दोस्तों एशिया मनी की रिपोर्ट में एचडीएफसी बैंक को भारत की सबसे बेस्ट बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक ये प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी बैंक है ये, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में तो एसबीआई है, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक ही सबसे बड़ी बैंक है। एशिया मनी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो लगातार चौथी बार ये सर्वश्रेष्ठ बैंक चुनी गई है। इसने अभी हाल ही में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में इसे चुना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में, स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर हुआ है मुंबई में और सीईओ है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर भास्कर शर्मा, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, इनको सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021। तो ये WAC पीपुल काउंसिल यानी कि वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपुल काउंसिल और वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर भास्कर शर्मा दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत ही फेमस ये होम्योपैथी के डॉक्टर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया? तो पीटीआई के एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों, कौन? अवीक सरकार। अवीक सरकार जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक बार फिर से बन गए हैं चीफ, ठीक है। इनके साथ ही KN शांता कुमार को पीटीआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। पीटीआई के बारे में बात करें तो 1947 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर है। अगला, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ये यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO, उसके द्वारा मनाया जाता है, एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखना आपको। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? मैड्रिड स्पेन में है। एक WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। अब देखिए नाम आपको सेम दिख रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी बनता है और क्वेश्चन हेडक्वार्टर से ही लिया जाता है। तो फिलहाल वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फास्टर प्रणाली शुरू की? तो फास्टर प्रणाली शुरू कर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने फास्टर नाम की एक नई सिस्टम सर्विस या कहे प्रणाली शुरू की है। इस फास्टर का मतलब भी होता है, फास्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी तेजी से और सिक्योर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ट्रांसमिशन किया जाए। तो इसको 3 जजों की एक बेंच ने इसे घोषणा किया है इसका और इसको लॉन्च किया है। आदेश भी दिया है कि जितने भी यूनियन टेरेटरीज हैं और जितने भी स्टेट्स हैं तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं या कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये फास्टर प्रणाली लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कौन है जज? 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दोस्तों NV रमणा। कौन है? NV रमणा जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो नए महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं। ये होंगे एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल। एनसीसी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है इसका एकता और अनुशासन। ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो 34वें नंबर के ये महानिदेशक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 रेस जीता? तो इसको जीत लिया है फाइनली लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की अब ओवरऑल 100वीं रेस हो चुकी है। ये 100 बार जीत चुके हैं दोस्तों F1 रेस। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, एकमात्र खिलाड़ी है दुनिया का जिसने 100 बार फार्मूला 1 का रेस जीता है। याद रखिएगा, नाम में आपको माइकल शूमाकर भी दिखेगा। माइकल शूमाकर ये 91 रेस जीते हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोमा में काफ़ी दिनों तक थे। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था इनका। इनके बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन 99 रेस तो बहुत पहले ही जीत चुके थे। काफ़ी दिन लग गए इनको 100वीं रेस कंप्लीट करने में। फिलहाल ये अब जीत चुके हैं। लुइस हैमिल्टन जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। ग्रेट ब्रिटेन की ये रहने वाले हैं और इनको नाइट हुड की उपाधि मिल चुकी है। नाइट हुड की जिसको उपाधि मिल जाती है, नाम में जुड़ जाता है सर, तो हम लोग कहेंगे सर लुइस हैमिल्टन। ओके, चलिए तो देखिए 100 F1 रेस जीत चुके हैं। ये 7 बार दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं फार्मूला 1 रेस के। अगला बात करें, सबसे तेज सोलो साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बना दिया है दोस्तों भारत के ही एक आर्मी के जवान श्रीपद श्रीराम ने। ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए इमेज में ये दिख रहे हैं, यही है श्रीपद श्रीराम। ये सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर ली है। इन्होंने दोस्तों लेह से मनाली जो कि 472 किलोमीटर की दूरी होती है, इसको महज केवल 34 घंटों में ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पुरुषों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया है। ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वर्तमान में स्थित है। अगला, हाल ही में मास्टर कार्ड का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मास्टर कार्ड का ग्लोबल एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है मैग्सन कार्लसन को। मैग्सन कार्लसन दोस्तों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ या कहें दुनिया के सबसे बेस्ट चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखिए ये है मैग्नस कार्लसन, ये हैं नॉर्वे के रहने वाले। तो इनको मास्टर कार्ड ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है, मास्टर कार्ड के बारे में बात करें तो 1965 में स्थापित हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सानिया मिर्जा और किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन WTA युगल का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन WTA डबल्स का खिताब जीत लिया है सानिया मिर्जा और उनकी साथी जांग सुआई ने। जांग सुआई इनकी चाइनीज जो साथी हैं, इन दोनों की जोड़ी ने ये जीता हुआ है। देखिए यहाँ पर जांग सुआई हैं और ये हैं सानिया मिर्जा। ये दोनों ही दोस्तों टेनिस की खिलाड़ी हैं और चेक गणराज्य में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन WTA का जो डबल्स हुआ था उसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। WTA का मतलब होता है विमेंस टेनिस एसोसिएशन। ओके, चलिए उपविजेता कौन रही? अमेरिका की कैटलिन क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की एरन रॉडक्लिफे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? तो ये दोस्तों बन गई हैं गुजरात की।
गुजरात की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर या कहें विधानसभा की अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज देख लीजिए, ये नीमाबेन आचार्य जी हैं। ये गुजरात विधानसभा की सबकी सम्मति के साथ यानी सर्वसम्मत से स्पीकर बनाई गई हैं। उपाध्यक्ष बनाए गए जेठा भरवाड़। अगला क्वेश्चन है, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फूमियो किशिदा। ये आए हैं दोस्तों योशिहिदे सुगा की जगह पर। योशिहिदे सुगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस्तीफा दे दिए, तो फूमियो किशिदा जो है, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और अब बनाए गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। योशिहिदे सुगा दोस्तों अभी पिछले ही वर्ष नियुक्त किए गए थे, ये आए थे शिंजो आबे की जगह पर, शिंजो आबे की जगह पर। ठीक है, लेकिन अब ये भी हटा दिए गए। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। टोक्यो में अभी ओलंपिक हुआ और पैरालंपिक हुआ, तो इस वजह से टोक्यो तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। बाकी टोक्यो, पैरालंपिक और ओलंपिक पर वीडियो तो मैंने दी ही हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता? तो अभी हाल ही में राइडर कप जीत लिया है दोस्तों अमेरिका ने। राइडर कप एक गोल्फ का टूर्नामेंट होता है, तो अमेरिका ने इसे जीत लिया है। अमेरिका ने यूरोप को हरा करके जीता हुआ है। किसको हराया? यूरोप को हराया हुआ है। अच्छा, अमेरिका जो है इससे पहले 3 बार जीत चुका है, 1979, 1983 और 2016 में। इस बार चौथी बार इसने जीता हुआ है और काफ़ी बड़े अंतर से ये जीता हुआ है। जितने बड़े अंतर से जीता हुआ है उतने बड़े अंतर से अभी तक कोई नहीं जीता था। तो ये गोल्फ से संबंधित राइडर कप है। अगला, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोस्तों जगह जगह आप चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए ही जा रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट दोस्तों हिमाचल प्रदेश है ही इतनी ऊंचाई पर, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, लद्दाख हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सभी स्टेट जो है वो बहुत ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर कुछ भी बनता है तो ऑटोमेटिक वो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में स्थापित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होगा, चार्जिंग ये स्टेशन होगा। इससे स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दिन है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, तो 50% का डिस्काउंट दिया गया है आपको। इस दिन के अवसर पर आपको कूपन कोड यूज करना है गांधी 50। ये देखिए ध्यान से, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस गांधी 50 आपको लिखना है कूपन कोड के ऑप्शन में, और आपको हर एक पेड कंटेंट में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी का कोर्स ले रहे हो, चाहे आप हमारा कोई मॉक टेस्ट ले रहे हो, एसएससी जीडी का कोर्स ले रहे हो, इंडियन पॉलिटी का कोर्स ले रहे हो, मैथ का, या फिर कोई ई बुक भी ले रहे हो, सब में आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको और यहाँ से जाकर के वीडियो कोर्स सेक्शन से जाकर वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, ई बुक ले सकते हो, कुछ भी चीज़ें आप ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप का नंबर वहीं पर आपको मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सितंबर मंथ का लास्ट वीडियो। ठीक है, सितंबर मंथ की मंथली वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपने लाइक कर ही दिया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई कमी है अगर तो बताइए कमेंट करके, अगली बार उसको सुधार करके आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो ये मैं डिटेल और इमेज के साथ फॉर्मेट लाया हूँ, क्या आपको ये पसंद आया, ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।